हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंट एंड ऑडिटर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं इनकम टैक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आ रही थी। तो इसके प्रीवियस वीडियो में 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। 51 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था। बहुत से बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर भी दिया है कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में भी आपके ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिससे आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी करिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो अपने 51 क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि द इनकम रिसीव्ड एंड अकोर्ड outside India from a business controlled or profession set up in India। ये एक ऐसी इनकम है जो कि ऐसे बिजनेस से हो रही जो कि कंट्रोल इंडिया से हो रहा है या फिर ऐसे प्रोफेशन से हो रही जो कि कंट्रोल इंडिया से जिसका सेटअप इंडिया में ही है, लेकिन वो विदेश में इंडिया के बाहर जो है वो जनरेट हो रही है और रिसीव हो रही है। तो इनकम जो होती है एक रेजिडेंट के लिए, एक निवासी जो होता है उसके लिए कर योग्य है, टैक्सेबल है या नहीं, नॉन टैक्सेबल है, पार्टली टैक्सेबल है या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाती है, मैंने आप लोग को बताया ही था कि एक रेजिडेंट जो होता है उसके लिए सभी तरह की इनकम क्या होती है वो टैक्सेबल होती है। बस वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए और ना ही वो पास्ट की इनकम होनी चाहिए, पास्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। तो कई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंशन इज टैक्सेबल अंडर डैश हेड। जो पेंशन होती है वो किस हेड में टैक्सेबल होगी, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्सेज में। तो जैसे कि 5 हेड होते हैं, लेकिन जो पेंशन की अगर हम बात करें तो किस हेड में जाती है, तो पेंशन आपकी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी इनकम है या किस तरह की आपकी इनकम होगी, किस हेड में जाएगी, कहाँ टैक्सेबल होती है। तो ये आपकी सैलरी हेड में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है salary received by a member of parliament is taxable under the head dash। जो पार्लियामेंट के मेंबर है उसको जो सैलरी रिसीव हो रही है वो किस हेड में टैक्सेबल होगी, सैलरी हेड में या फिर कैपिटल गेन पूंजी लाभ में, प्रॉफिट ऑफ एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो किसमें होती है, तो अगर जो पार्लियामेंट का मेंबर है उसको जो सैलरी दी जा रही है, उनको जो सैलरी मिलती है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है, तो वो वेतन ही, लेकिन आपका सैलरी हेड में नहीं जाएगा। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी अन्य साधनों से आय में जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करते हैं, तो वहां पर क्लियर रहिएगा। और जो इनको पेंशन मिल रही होती है, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इनको कुछ जो भी मिल रहा होता है, भत्ते हैं या फिर जो भी चीजें वो क्या हो जाती हैं, वो टैक्स फ्री होती हैं, एग्जेम्प्टेड होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन इज नॉन रेजिडेंट इफ ही फेल्स टू फुलफिल डैश। एक जो नॉन रेजिडेंट होता है, एक अनिवासी जो होता है, वो कब माना जाएगा फेल, जबकि वो, यानी कि एक निवासी जो है वो आपका साधारण निवासी क्यों नहीं माना जा रहा है, अनिवासी माना जा रहा है, ऐसा क्या है, कौन सी शर्तें वो ना मानने पर अनिवासी बन जाता है, ये क्वेश्चन है। द एडिशनल कंडीशन, जो अतिरिक्त शर्तें उनको ना मानने पर, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, जो दो आधार शर्तें उनमें से कोई एक शर्त ना मानने पर, बोथ बेसिक कंडीशन, दोनों ही आधार शर्तों को ना मानने पर, या फिर नन ऑफ दिस। तो कब एक नॉन रेजिडेंट जो होता है वो बनेगा, या क्या पूरा ना होने पर नॉन रेजिडेंट बन जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कि एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। जो अतिरिक्त शर्तें, सॉरी, जो आधारभूत शर्तें होती हैं उसमें से एटलीस्ट वन ऑफ द, कोई भी शर्त जो एक शर्त ना मानने पर, यानी कि कोई भी एक शर्त ना मानने पर, दो शर्तें हैं, कोई भी शर्त अगर वो मान रहा है तो आपका साधारण निवासी या असाधारण निवासी में जाएगा, कोई भी शर्त जब वो नहीं मानेगा तो आपका किसमें जाएगा, वो अनिवासी में चला जाता है। तो कई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ डैश। जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होती है, रेजिडेंट ओनली, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ओनली, नॉन रेजिडेंट ओनली, या फिर ऑल एसएससी। तो यहाँ पर जो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है वो सभी के हाथों में टैक्सेबल होती है, ऑल एसएससी यानी कि सभी करदाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, कि इसमें से कौन सी चीज है जो कि इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्प्ट होती, कर मुक्त होती है। इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी से जो ब्याज मिल रहा है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन कंपनी से लाभांश मिलेगा, कोऑपरेटिव डिविडेंड, जो सहकारी समितियां होती हैं उनसे जो लाभांश है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो कौन सी इनकम इसमें से है जो आपकी एग्जेम्प्ट होती है।
तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जो घरेलू कंपनी होती है, जो डोमेस्टिक कंपनी होती है, इंडियन कंपनी है, उससे जो लाभांश मिल रहा होता है वो क्या हो जाता है, कर मुक्त होता है, एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगर किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो टैक्सेबल है, लेकिन अगर इंडियन कंपनी से मिल रहा है तो वो डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है। एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ब्रॉडली कवर्स डैश। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है इसमें से किसको कवर करता है, बेसिक चार्जिंग इनकम, रिबेट्स एंड रिलीफ्स, इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स में जो ब्रॉड लेवल पे देखें क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं, तो ये तीनों ही आ जाएंगी। चाहे वो इनकम एग्जम्प्ट हो, तब भी जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहां पर आप लिखते हैं, उसके बाद दिखा देते हैं कि नील या फिर एग्जम्प्टेड। तो लिखना आपको सब कुछ होता है। ऐसे तो आपका जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो वहां पर की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपने जो अकेडमिक में पढ़ाई करी होगी, वहां पर इनकम टैक्स पढ़ी होगी, तो वहां पर जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं इनकम, तो सभी कुछ दिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तीनों ही चीजें आ जाएंगी, ऑल ऑफ दैट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, any rent or revenue derived from land which is situated in India as is used for agriculture purpose is dash। any rent or revenue यानी कि कोई भी किराया या फिर कोई भी आय जो कि किसी भूमि से, किसी लैंड से हो रही है, जो कि भारत में स्थापित है, तो उसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। तो उसमें से कितनी इनकम जो होती है वो आपकी टैक्सेबल होगी, पार्टली टैक्सेबल होगी, या फिर पूरी तरह से टैक्सेबल है, या फिर एग्जम्प्टेड होती है, किस कहाँ से लिया जाएगा उसको। तो यहाँ पर जो इनकम होती है वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी कि उसको एग्जम्प्ट, जो कृषि आय होती है आपको पता ही वो कर मुक्त होती है, तो एग्जम्प्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी कैन बी डैश। जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है किसी करदाता का, किस तरह का होगा, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्रीवियस ईयर इन द सेम असेसमेंट ईयर। किसी एक असेसमेंट ईयर, किसी एक कर निर्धारण वर्ष में अलग अलग हो सकता है। डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर, अलग अलग जो कर निर्धारण वर्ष होते हैं अलग अलग हो सकता है उसमें, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो जब हम बात कर रहे हैं किसी रेजिडेंशियल स्टेटस की, क्योंकि जो सिटीजनशिप होती है वो आपकी एक जैसी ही रहती है जब तक आप किसी देश की सिटीजनशिप नहीं छोड़ते, नागरिकता नहीं छोड़ते। लेकिन जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो चेंज हो जाता है, हर साल बदल सकता है, हर कर निर्धारण वर्ष में बदल सकता है। तो यहाँ पर कई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर। अलग अलग कर निर्धारण वर्ष में अलग अलग हो सकता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम। इसमें से कौन सा है जो सैलरी इनकम में इंक्लूड नहीं होता, कंप्यूटेड पेंशन, अनकम्प्यूटेड पेंशन, फैमिली पेंशन, या फिर लीव सैलरी। तो क्या जो है वो सैलरी हेड जो है उसमें नहीं इंक्लूड की जाएगी, कौन सी इनकम जो होती है, तो कम्यूटेड और अनकम्यूटेड दोनों को ही जोड़ा जाता है। जो आपकी अर्जित आय होती है, लीव सैलरी है, अर्जित अवकाश से रिटर्न जो हो जाती है वो भी जोड़ी जाती है, जो फैमिली पेंशन होती है वो नहीं जोड़ी जाती। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ टैक्स फ्री सैलरी, यानी कि जब जो सैलरी है, जो वेतन से आय है वो टैक्स फ्री है, टैक्स इज टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर, जो टैक्स होता है वो नियोक्ता एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाएगा। नो टैक्स इज पेबल ऑन सच सैलरी, उस वेतन पर कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। टैक्स इज टू बी पेड बाय द एम्प्लॉय, कर्मचारी के द्वारा टैक्स पे किया जाएगा। गवर्नमेंट इटसेल्फ पेज द टैक्स एट ए फ्यूचर डेट, जो गवर्नमेंट होगी वो खुद ही फ्यूचर डेट में उस टैक्स को पे करेगी। तो यहाँ पर इन केस ऑफ टैक्स फ्री सैलरी, अगर कोई भी इनकम है वो टैक्स फ्री है, तो उस पर कौन टैक्स दे रहा होता है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियरनेस अलाउंस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ डैश। जो महंगाई भत्ता होता है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, जो सरकारी कर्मचारी हैं, नॉन गवर्नमेंट यानी कि गैर सरकारी कर्मचारी, सभी एम्प्लॉयज के लिए, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो महंगाई भत्ता जो होता है वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है, तो ऑल एम्प्लॉयज हो जाएगा। यहाँ पर जो मनोरंजन भत्ता होता है वो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं वहां पर उनको कुछ छूट दी जाती है, कुछ रिडक्शंस मिलती हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से इसका न्यूमेरिकल भी समझाया था कि किस तरह से दी जाती हैं। लेकिन जो डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता, वो सभी के लिए कर योग्य होता है। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्क इज डैश कैश पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, यानी कि जो कैश नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है।
फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, जो भी सुविधाएं फैसिलिटीज जो होती हैं जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाती हैं। अमाउंट क्रेडिटेड टू एम्प्लॉयज, यानी कि जो अमाउंट जो होगा वो कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट किया जाता है। नन ऑफ दिस अकाउंट, इनमें से कोई नहीं। तो ये पर्क जो होता है क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, जो भी सुविधाएं जो होती हैं वो नियोक्ता द्वारा जो कर्मचारी को दी जाती है उसको कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्क्विसाइड्स टू एम्प्लॉयज आर कवर्ड इन द IT एक्ट 1961 अंडर डैश। जो पर्क्विसाइड यानी कि जो अनुलाभ होता है, अनुलाभ को कहते हैं, जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है वो IT इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है उसके किस सेक्शन में आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो किस सेक्शन में आएगा, ये हो जाता है 17B। जो सेक्शन 17 है उसका बी सेक्शन जो है सबसेक्शन उसमें आता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, बहुत ही सिंपल से है, लेकिन अगर आपको पता है अच्छे से तो आप आंसर इसका निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एम्प्लॉय इज डीम्ड एज ए स्पेसिफिक एम्प्लॉय इफ ही इज ए डायरेक्टर इन द कंपनी और हैज सब्सटेंशियल इन द कंपनी और हिज चार्जेबल सैलरी पर एनम एक्सीड्स 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख 50,000। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी कर्मचारी को विशेष कर्मचारी या विशिष्ट कर्मचारी कब माना जाएगा, कि वो डायरेक्टर होगा कंपनी का, या तो वो कंपनी में जो उसकी सैलरी एक लिमिटेड सैलरी होती है पर एनम से उतनी अगर वो चार्ज कर रहा है तो माना जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, वो सैलरी कितनी अमाउंट होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सैलरी आपकी 50,000 होती है। अगर 50,000 के अबाउट उसकी सैलरी है तो विशिष्ट कर्मचारी होता है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है। तो ये कुछ ऐसे अनुलाभ होते हैं, कुछ ऐसे पर्क्विसाइड्स होते हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो होते हैं उनको ही दिए जाते हैं, जैसे कि कार की फैसिलिटी होती है वो दी जाती है। तो कुछ ऐसे स्पेशल होते हैं तो वहाँ पर अलग डिफाइन करके भी पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी टैक्सेबल अप टू डैश। जो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन यानी कि रेंट फ्री क्या हो जाता है, किराया मुक्त। एक हो जाता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपका भत्ता होता है। एक रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है किराया मुक्त घर एक जो दिया जाता है, तो ये आपकी सुविधा होती है, अनुलाभ होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में टैक्सेबल किस तरह से निकाला जाएगा ये पूछा है। 15% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, 7.5% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, लाइसेंस फी फिक्स बाय गवर्नमेंट, या फिर 10% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। तो कितनी परसेंट होती है, ये जो क्वेश्चन आपका है तो ये कितनी हो जाती है, यहाँ पर गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हो रही है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो वहाँ पर निकाला जाता है, 3 तरह से निकाला जाता है। इसमें जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है, एरिया की पॉपुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि 15% होगी, 10% होगी, या फिर 7.5% होगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट होती है जितने निर्धारित कर देती है, फिक्स रेट कर देती है, उसके अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन और हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय क्या है, वो नॉन गवर्नमेंट है, गैर सरकारी कर्मचारी है, और वहाँ जहाँ पर वो रह रहा है उसकी पॉपुलेशन क्या है, 25 लाख। वहाँ पर की पॉपुलेशन जो है वो 25 लाख से ज्यादा है, जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा है। तो वहाँ पर उसकी सैलरी का 10% होगा, 15 होगा, 7.5% होगा, या फिर 20% होगा। तो जब अबव 25 लाख 25 लाख से ज्यादा होती है तो वहां पर कितना किया जाता है, 15% होता है। जब 25 लाख से 10 लाख के बीच में होती है तो वहां पर किया जाता है 10%, और जब 10 लाख से भी कम होती है तो 10.5% किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन RPF बैलेंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू डैश। जो RPF बैलेंस होता है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो कितने तक आपका एग्जाम्प्ट होता है, जो ब्याज होता है कितने तक एग्जाम्प्ट होता है, उसके अबव जितना होगा वो टैक्सेबल हो जाता है। 9.75%, 9.5%, 10%, 12%। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9.5% होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस पे जो आपका इंटरेस्ट दे रखा है इसके अलावा जो ट्रांसफर किया जाता है कितने परसेंट, तो 12% हो जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू RPF इज एग्जेम्प्टेड अप टू डैश। जो अभी मैंने पूछा ही बताया ही आप लोगों को है कि कितना होता है एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन जो होगा कितने परसेंट तक एग्जेम्प्ट होता है, 10%, 13%, 12%, 11%। तो क्या हो जाएगा, वो 12% हो जाता है। 12% तक क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। इसके अबव जितना होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर्स इज चार्जेबल टू टैक्स इन द डैश। प्रीवियस ईयर की जो इनकम होती है वो किस तरह से चार्जेबल होती है टैक्स के लिए? इमीडिएटली सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर, सेम प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रोसीडिंग एकेडमिक ईयर, नन ऑफ द अबव। तो किस तरह से चार्ज होती है, जैसे कि आपको पहले से ही मैंने बताया हुआ है कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है, यानी कि इस साल जो भी हमारी अर्निंग होगी उसे हम आगे आने वाला जो असेसमेंट ईयर होता है कर्णधारवश, उसमें टैक्स उसका हम पे करते हैं। तो इसे किस तरह से निकाला जाता है, इसमें कौन से इनकम को ऐड किया जाता है? जो इमीडिएटली सक्सेसिंग असेसमेंट ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में जो भी हमने चार्ज इनकम होती है हमने अर्न करी है उस पर जो चार्ज किया जाता है टैक्स, वो आगे आने वाले असेसमेंट ईयर में चार्ज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इज डैश इन इंडिया, नॉट टैक्सेबल, पार्टी टैक्सेबल, टैक्सेबल, कांट बी। यहाँ पे क्या कह रहा है? द इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो लोन था उस पर इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार है उसके द्वारा नॉन रेजिडेंट आउटसाइड किसी अनिवासी को जो नॉन रेजिडेंट है भारत के बाहर का उसको दिया गया है, तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, आंशिक टैक्सेबल होगा या कर योग्य होगा, या फिर इसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते। तो क्या होगा? नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल नहीं होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी रिम्यूनरेशन और कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड डैश। जो सैलरी या फिर जो पारिश्रमिक होता है या फिर किसी तरह अगर कोई क्षतिपूर्ति है जो कि पार्टनर जो साझेदार होता है उसके द्वारा रिसीव की गई है, वो किस हेड में टैक्सेबल होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में, सैलरी में, नन ऑफ द, यानी कि जो पार्टनर है, जो साझेदार है, जो पार्टनरशिप फर्म है, कोई उसमें एक पार्टनर है, उसको कोई सैलरी मिल रही है, रिम्यूनरेशन मिल रहा है, कोई कंपनसेशन मिल रहा है, तो किस हेड में टैक्सेबल होता है? तो किस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा? वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, कोई बिजनेस कर रही होगी तो आपका वो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में, वो सैलरी हेड में नहीं जाता। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी इज डेथ। पार्टली एग्जेम्प्टेड है, फुली एग्जेम्प्टेड है, हाफ टैक्सेबल है, नन ऑफ द। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, तो जो रिसीव हुई है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय को, तो किस तरह से टैक्सेबल होती है? तो यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियर है आपकी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करी गई है, तो जब भी सरकारी कर्मचारी की बात की जाए तो ग्रेजुटी क्या होती है? वो कर मुक्त हो जाती है, पूरी तरह से फुली एग्जेम्प्टेड होती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ये आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो वहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सीधे सीधे एग्जेम्प्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, under Section 15 of Income Tax Act, the salary due in previous year and even if it is a not received is dash, taxable, not taxable, party taxable, none of the above। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेक्शन 15 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, तो वहां पर द सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में सैलरी ड्यू थी एंड इवन इफ इट इज नॉट रिसीव, जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी या टैक्सेबल नहीं होगी, या फिर आंशिक टैक्सेबल होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? is not received is taxable। जो सैलरी ड्यू है प्रीवियस ईयर की वो जो आगे आपका एंड इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड, जो रिसीव नहीं हुई है लेकिन वो टैक्सेबल होती है, कर योग्य होती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, टैक्स तो आपको देना है, अगर कहीं से भी कोई भी इनकम आपकी उपार्जित भी हुई है तो भी आपको उस पर रिसीव नहीं भी हुई तो भी उसको आपको टैक्स देना ही पड़ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम कुछ इसी तरह का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसएससी कैन क्लेम रिलीफ अंडर डैश फॉर एरियर्स और एडवांस सैलरी। जो करदाता होता है वो क्लेम कर सकता है रिलीफ के लिए फॉर एरियर और एडवांस सैलरी, यानी कि सैलरी का कोई एरियर है या फिर एडवांस में मिल गई है, तो वहां पर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1, यानी 89 ही सेक्शन है, आपके सबसेक्शन ही चेंज हो रही है, 1 2 3 और 4, कौन सी करेक्ट हो जाएगी इसमें? तो वो हो जाती है आपकी सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी किसके अंडर रिलीफ मिल सकता है? सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट केम इनटू फोर्स इन डैश 1973, 1980, 1991, 1972। जो ग्रेजुटी एक्ट है
वो कब आपका लागू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब आपका गैर सरकारी कर्मचारी होता है तो वहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होता है। तो ये देखना होता है कि वो किस तरह से ट्रीट हो रहा है, अधिनियम में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कौन सा अधिनियम होता है, तो वो अधिनियम हो जाएगा आपका 1972, जीएसटी भुगतान अधिनियम 1972 होता है। तो आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Deduction from gross total income is allowed under Section 80C up to lower of the qualifying amount or a maximum of 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत बार मैं आप लोग को ये बता चुकी हूँ इसका करेक्ट आंसर कि क्या होता है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका 1,50,000 यहाँ पर ऐड कर लीजिए। और इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि क्या करेक्ट आंसर है, कहाँ तक 80C जो है सेक्शन 80C वहाँ पर आपको मैक्सिमम छूट मिल जाती है, कितना अमाउंट तक। इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम एन इलीगल बिजनेस आर डैश। अगर किसी इलीगल बिजनेस से कोई प्रॉफिट आय जो है वो अर्न करी गई है तो टैक्सेबल होगी, टैक्स फ्री होगी, इग्नोर्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज, ट्रीटेड एज अदर इनकम। तो अभी मैंने जैसे कि बताया ही आपको कि कोई भी इनकम है अगर आपको अर्जित हो रही है और वो इनकम आपके सामने आती है, पता चलता है, तो उस पर आपको टैक्स देना ही देना होता है, टैक्सेबल होती है, कर योग्य होती है, भले ही वो आपकी इलीगल बिजनेस से हो लेकिन वो टैक्सेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल रिम्बर्समेंट इज एग्जेम्प्ट अप टू डैश इफ ट्रीटेड इज डन इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। कोई मेडिकल आपका यानी कि चिकित्सा से रिलेटेड कोई व्यय किए गए हैं, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे इफ ट्रीटमेंट इज डन इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट है, कितने अमाउंट तक, 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 तक, कितने अमाउंट तक होता है, तो आपका हो जाता है 15,000 तक, 15,000। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। इसमें से कौन सा जो है वो आपका कर मुक्त होता है, सीसीए, ये आपका सिटी कंपनसेशन अलाउंस हो जाएगा, नगर क्षतिपूरक भत्ता, डीए डेयरनेस अलाउंस हो जाएगा यानी कि महंगाई भत्ता, फॉरेन अलाउंस हो जाएगा या फिर मेडिकल अलाउंस हो जाएगा। तो अभी जैसे कि मैंने बताया ही था आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि कर मुक्त जो होता है कौन सा हो जाता है, जो फॉरेन अलाउंस होता है, जो विदेशी भत्ता होता है, वो पूरी तरह से आपका कर मुक्त हो जाता है। बाकी ये तीनों ही क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज इज एग्जेम्प्टेड अप टू डैश पर मील, 40, 50, 60, 15। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्री फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज, जो कर्मचारियों को फ्री फूड दिया जाता है वो कहाँ तक या किस सीमा तक पर मील के अकॉर्डिंग आपका एग्जेम्प्ट होता है। अब इससे भी इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, आपने शायद आप लोगों ने जिस टाइम पर पढ़ रहे होंगे इनकम टैक्स तब आपने पढ़े होंगे, लेकिन पूछा जा सकता है कुछ भी, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। तो कितना तक होता है आपका, 50 तक होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इसमें से जो सैलरी हेड है कौन सा चीज जो है वो टैक्सेबल नहीं होती है। रिम्यूनरेशन पेड टू द लेक्चरर ऑफ द कॉलेज फॉर सेटिंग ए क्वेश्चन पेपर, सैलरी रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर कौन सी चीज जो है वो, कौन सी इनकम जो है वो आपकी सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर कोई लेक्चरर है, उसको कोई रिम्यूनरेशन मिल रहा है, किस लिए, किसी कॉलेज में पेपर जो है वो सेट कर रहा है, तो वहाँ पर उसके लिए उसको रिम्यूनरेशन मिल रहा है, कोई क्षतिपूर्ति या सॉरी पारिश्रमिक कह सकते हैं, क्षतिपूर्ति नहीं, पारिश्रमिक मिल रहा है। सैलरी रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सांसद होते हैं, उनको जो सैलरी रिसीव होती है। कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, जो किसी भी कंपनी का जो डायरेक्टर है उनको कमीशन रिसीव हो रही है, तो वो आपकी सैलरी हेड में नहीं आएगी, या फिर जो पार्लियामेंट के मेंबर को सैलरी मिल रही वो, या फिर जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जा रहा है उसके जो लेक्चर को रिम्यूनरेशन मिल रहा है। तो सैलरी हेड में क्या नहीं आता है आपका, जो अभी ये क्वेश्चन तो आया ही है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी मिल रही वो नहीं जाएगी, किसमें जाती है, अदर सोर्सेज में जाती है। और जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है उनको जो कमीशन मिल रहा है वो तो आपका जाएगा सैलरी हेड में, लेकिन जो लेक्चरर को रिम्यूनरेशन मिल रहा है वो नहीं जाएगा। तो ये दोनों ए और बी क्या होंगे, आपके चले जाएंगे अदर सोर्सेज में। तो यहाँ पर जो हेड सैलरी हेड है, सॉरी जो रिम्यूनरेशन पेड हो रहा है, तो ये आपका जो एक लेक्चरर है तो टीचिंग उसका प्रोफेशन है, ये आपका बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, और ये वाला जो जाएगा ये आपका अदर सोर्सेज में जाएगा। तो ए और बी, एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in accordance with the provision of section 17 subsection 1 of income tax act 1961 the term salary includes dash।
यानी कि सैलरी जो होती है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, शामिल की जाती हैं। एनी एन्युटी और पेंशन, किसी तरह की वार्षिकी या पेंशन को, एनी ग्रेजुटी को, एनी फीस, कमीशन, परसेंटेज और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और एनी वेजेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी चीजें इसमें शामिल होती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों ही चीजें आ जाएंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the employee received retirement gratuity from more than one employer, he can claim exemption in respect of dash. Current employer, previous employer, both employer, not from single employer. तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि if the employer receive retirement gratuity, अगर किसी भी एम्प्लॉय को, कोई कर्मचारी है, उसको जो रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी मिल रही है वो एक से ज्यादा नियोक्ताओं से मिल रही है, he can claim exemption, तो वो किसके लिए एग्जेम्पशन को जो है वो किसके रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकता है? तो दोनों ही एम्प्लॉयर के लिए कर सकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ एम्प्लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय इज डैश। एग्जेम्प्टेड होगा फुली, एग्जेम्प्टेड आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ सर्टेन कंडीशन, नॉट एग्जेम्प्टेड, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है किसको? जो फैमिली मेंबर हैं जो आर्म फोर्सेज में थे, उनकी डेथ के बाद, जो आर्म फोर्सेज में आपके एम्प्लॉय थे उनकी डेथ के बाद जो है फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है किसी फैमिली मेंबर को, तो वहां पर उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? कोई तरह से एग्जाम्प्ट होती है, तो यहाँ पर वो आपकी एग्जाम्प्ट तो होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करने के बाद वो एग्जाम्प्ट होती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एक्सेप्टेबल, the entertainment allowance is applicable to dash, private sector employee, public sector employee, government employee, all of the above। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है किस पर एप्लीकेबल होता है? इस पर तो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व किया था, इस पर होता है एप्लीकेबल। तो आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उन पर टैक्स पर एप्लीकेबल होता है। कौन से सेक्शन में होता है? तो ये आपकी 16 थी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the entertainment tax allowed as a deduction under section 16 of Income Tax Act is the least of dash। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि अभी जो अपने एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में समझा, सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज द लीस्ट ऑफ, किसके कहाँ से कम होना चाहिए? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, 3 पॉइंट मैंने बताए थे कि जो एक्चुअल रिसीव होता है 20% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर 5000, किसमें उससे कम होना चाहिए? तो यहाँ पर तीनों में ही जो सबसे कम होता है वो क्या हो जाता है? आपका टैक्स फ्री हो जाता है पार्ट, और टैक्सेबल एक्चुअल रिसीव में से उसको लेस कर देते हैं, हमारा टैक्सेबल पार्ट निकल आता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ डैश, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ओनली, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ओनली, नॉन रेजिडेंट ओनली, या फिर तीनों के लिए ही। क्या भैया कह रहा है कि जो इनकम अर्जित हुई, उपार्जित हुई है इंडिया के बाहर, रिसीव हुई है, रिसीव भी हुई इंडिया के बाहर, उपार्जित भी हुई इंडिया के बाहर, तो टैक्सेबल किसके लिए होती है? तो आपको बहुत ही इजी है, किसके लिए वो हो जाती है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता है कि किसके हाथ में है, किसके लिए वो टैक्सेबल होगी। ग्रॉस टोटल इनकम इज अराइव आफ्टर डैश, जो ग्रॉस टोटल इनकम है जो अराइव हुई है वो किसके आफ्टर, यानी किसके बाद अराइव होती है? Only adding income under 5 heads of income, adding income under 5 heads of income excluding losses, या फिर adding income under 5 heads of income after applying clubbing provisions and making adjustment of set off and carry forward of losses, adding income under 5 heads of income after applying clubbing provision and making adjustment of set off and carry forward of losses and after allowing deduction under section 80C to 80U। काफी बड़ा सा लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा है, वो समझाते हैं। जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है, यानी कि जो सकल कुलाय होती है, वो कब निकल करके आती है? तो जो आपके 5 हेड होते हैं उन 5 हेड में जितनी भी अलग अलग 5 हेड से इनकम आई है उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। उसके बाद जोड़ने के बाद जो इनकम निकल करके आती है वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो आपके इनकम ऐसी 86 से 80 तक की कटौतियां होती है उसको नहीं घटाया जाता है, उसको घटाने के बाद हमारी जो निकल के आती है वो टोटल इनकम हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सी चीजें उसमें आ जाएंगी? आपकी
इनकम अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम आएगा। आफ्टर अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजन ये सारी चीजें आ जाएंगी। सेट ऑफ कर लीजिए, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज नहीं शामिल होती? जो डिडक्शन दी जाती है 86 से 80 तक की, वो सब बाद में दी जाती हैं, और उसको देने के बाद ही आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से जब उसकी डिडक्शन दे देते हैं तब हमारी निकल करके टोटल इनकम आ जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग को हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल रही है तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।